चलो आज हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखेंगे। शायद 2-3 लेक्चर्स और हमें लगेंगे ये कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। तब तक कोई सेंट्रल लिमिट थ्योरम बताएगा? एक मिनट कनेक्ट करता हूँ मेरा नोटपैड। So can I try? Central Central limit theorem states that the static of a samples taken from the population will always follow Gaussian distribution. sample taken from the Static of the sample. statistic. Sorry. Statistic of a sample taken from population will always follow Gaussian distribution. Statistic of a sample. Samples. 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 Plural. Good. और एक मैं आज वीडियो दिखाऊंगा आपको, उससे भी क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट माइक का ये वाला सेशन होने के बाद हम देखेंगे। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो ये अजम्पशन होता है। कोई भी अजम्पशन उसको प्रूव करना पड़ता है। हाइपोथेसिस उसका लिटरल मीनिंग ही अजम्पशन है कि हम जो भी अजम्पशन थ्योरी तैयार करते हैं वो थ्योरी को बाद में हमें प्रूव करना पड़ता है। उसी को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। एक थ्योरी जैसे कि प्रोडक्ट का एवरेज, मेरी एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का एवरेज 5.79 सेंटीमीटर है। एवरेज वेट मान के चलो, एवरेज वेट 5.7 सॉरी सेंटीमीटर किलोग्राम है। तो ये एवरेज वेट हो गया मेरे प्रोडक्ट का। तो ये एक्चुअली सही में है कि नहीं, ये तो एजम्पशन है और उसको टेस्ट करना है। तो इसलिए ये डिफरेंट हम मेथड्स यूज करते हैं इसी को टेस्ट करने के लिए। एक्चुअली थोड़ा सा ये एक सब्जेक्टिव है कि आप एग्जैक्टली कौन सी टेस्ट यूज करोगे। बट मैं कुछ आपको थंब रूल्स बताऊंगा कि जिनकी हेल्प से आप वो अंदाजा लगा सकते हो कि अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस कौन सा है। अब यहाँ पे हाइपोथेसिस तो पता चल गया हमें कि ये कोई भी अजम्पशन है। जैसे कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का IQ मोर देन एक्चुअली ठीक है लेस देन 100 है, लेस देन 100 है, ये अजम्पशन है। लेस देन 100 है एवरेज IQ of university students are less than 100। और प्रूव करना पड़ता है हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जनरली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रूव करना पड़ता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलेगा फिर? ये IQ ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इज ग्रेटर देन 100। ये हो गया उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये हो गया नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि दिस हाइपोथेसिस assumes that there is no difference between two sets of values। हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ये बोरिंग होता है, ये मुंडेन होता है, इसको हम कभी प्रूव नहीं करते। एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को प्रूव करना पड़ता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम प्रूव करते हैं, जनरली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। प्रूव तो डेटा के ऊपर होगा, राइट? डेटा अगर है, आपने टेस्ट कंडक्ट किया, उसके बाद आप डिसीजन ले पाओगे कि ये सही में है कि नहीं। जैसे कि अगर एक
हमारी एक वेबसाइट है, एप्सन वेबसाइट है, यहाँ पे एक बटन था पहले, अब वो हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। अब हम CTR देख रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने के बाद यूजर्स का बिहेवियर कैसा है। अब कुछ रीजन के लिए यहीं पे बटन है, कुछ रीजन्स के लिए हो सकता है वो यहाँ पे बटन है। फिर ये देखते हैं कि ठीक है, यहाँ एक्चुअली 50 के करीब लोग क्लिक कर रहे थे इस बटन को। जब यहाँ शिफ्ट हुआ तब अराउंड 54-55 के करीब लोग शिफ्ट क्लिक कर रहे हैं इस बटन को। CTR क्लिक थ्रू रेट बढ़ गया है 55 से 50 से 55। अब हम एज्यूम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसी होगी। हाइपोथेसिस हम ये लिखेंगे, हाइपोथेसिस मतलब नल हाइपोथेसिस। हमें तो प्रूव करना है कि दिस न्यू फीचर कॉजेस इंक्रीज्ड CTR, इंक्रीज्ड क्लिक थ्रू रेट। हाइपोथेसिस नल, फिर नल हाइपोथेसिस क्या होगा इसका कि ये तो हमने बोला है कि वो बोलेगा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ वैल्यूज। मतलब ये बोलेगा कि ऐसे बटन यहाँ से यहाँ लगाने के बाद क्लिक थ्रू रेट नहीं बढ़ता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो CTR नॉट इंक्रीज्ड। और हमें तो ये प्रूव करना है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसका। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलेगा, CTR इंक्रीज्ड। तो आप बोलोगे कि यहाँ तो डायरेक्टली दिख ही रहा है हमें कि 55 CTR तो हुआ है, राइट। बट 55 यहाँ पे एक्चुअल नंबर्स में भी दिख रहा है हमें कि बढ़ गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये बोल सकते हैं कि इस न्यू फीचर की वजह से वो बढ़ गया है। उसके लिए काफी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंडक्ट करनी पड़ती है हमें, उसके बाद कंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट स्टैटिस्टिकली, ये जो वैल्यू है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ये अब कैसे पता लगेगा कि ये रियल सच में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं ये वैल्यू 50 से 55 बढ़ना। एक्चुअल नंबर्स तो बढ़ गए हैं, बट इसके पीछे भी काफी सारे रिसोर्स लगे होते हैं, राइट। कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसकी। यही ये बटन शिफ्ट करने के लिए ये TPM लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, टाइम रिसोर्स कॉस्ट, ये सब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सिर्फ अगर मेरा पास से बढ़ने वाला है तो कोई मतलब नहीं बनता, ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट नहीं है। और हम ये नहीं बोल सकते कि फिर फीचर चेंज होने से, फीचर का लोकेशन चेंज होने से CTR बढ़ेगा, ये हम प्रूव नहीं कर सकते। ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होनी चाहिए वो वैल्यू जो बड़ी है। इसलिए ये नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है, देयर इज नो डिफरेंस। मतलब ये समझना है कि ये मुंडेन है, मतलब कि ये स्टेटस को बताता है कि नहीं नहीं इसके कारण नहीं चेंज हुआ है कुछ भी, या फिर नहीं चेंज होगा। बट हमें तो ये प्रूव करना है एज अ डेटा साइंटिस्ट, CTR इंक्रीज्ड। डिफरेंट टेस्ट होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ही, आगे जाके देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज सिर्फ उनका बेसिक्स कवर करेंगे कि होता क्या है, प्रोसीजर क्या है, कैलकुलेट करने की टिप्स क्या क्या लेते हैं हम जनरली। जैसे कि अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पता चल गया हमें कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन इज कॉन्ट्ररी टू द नल हाइपोथेसिस। ये अपोजिट होता है उसका, अजम्पशन का अपोजिट अल्टरनेटिव होता है कभी भी। मैं यहाँ पे H0, इसको H0 से डिनोट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। H0 इक्वल्स टू नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 से करो, कोई HA से भी करता है।
इसको बोलेंगे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब मैं नल हाइपोथेसिस बताता हूं, आप मुझे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताओ उसका क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर X do not increase plant growth। H1 क्या होता है आप इसका? Application of use increases plant growth significantly. सिर्फ यहाँ पे इंक्रीज, ये एक डिलीट होगा। अब ये क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर हम एक प्लांट में यूज कर रहे हैं, उसका ग्रोथ फिर बायो फर्टिलाइजर की यूज से बढ़ रहा है। बायो फर्टिलाइजर X इंक्रीजेस प्लांट ग्रोथ, उसका अपोजिट होगा, इस स्टेटमेंट का अपोजिट स्टेटमेंट होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कभी भी, राइट। प्लांट ग्रोथ इंक्रीजेस प्लांट ग्रोथ, इधर 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 डू नॉट इंक्रीजेस लिखा था, यहाँ पे हमने इंक्रीजेस लिखा है। अब यही एग्जांपल सेम हमने यहाँ पे लिखा है। देखो नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है, एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर X डू नॉट इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। फर्टिलाइजर डालते हैं, प्लांट की ग्रोथ हो रही है, बट हम बोल रहे हैं कि इसकी वजह से नहीं हो रही है। यहाँ पे लिख रहे हैं कि हाँ नहीं, इसी की वजह से हो रही है, तो ये प्रूव करना पड़ता है हमें कि सही में इसी की वजह से हो रही है क्या। तो अगर नल ऐसा है कि U इक्वल्स टू म्यू नॉट, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट और म्यू इज ग्रेटर देन और लेस देन म्यू नॉट। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब IQ ऑफ, अगर हमने ऐसा बोला कि IQ ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 100, तो IQ ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज नॉट इक्वल टू 100, इज ग्रेटर देन 100, इज लेस देन 100। जो भी कुछ बनता है ये वाला सिनेरियोस, अलग अलग सिनेरियो जो भी बनते हैं उनको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। बट आप बोलोगे कि किसी एक को ही प्रूव करना पड़ेगा ना हमें, तो एक नल है तो एक ही अल्टरनेटिव करते हैं हम, 2 3 4 ऐसा नहीं करते अलग अलग अल्टरनेटिव। तो हम एग्जैक्टली फिर यूज कैसे करते हैं, हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तो नल हाइपोथेसिस दिया जाता है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें क्रिएट करना पड़ता है, वो दिया नहीं जाता। तो हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपने क्रिएट कर दिया, डू नॉट इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ, हमने बोल दिया नहीं नहीं ये इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ। जनरली हम ये डिक्लेयर कैसे करते हैं, अगर H0 में, अगर H0 में ग्रेटर देन आ गया, कि ऐसा बोला कि स्टूडेंट IQ ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इज ग्रेटर देन 100, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा इसका, आप बताओ। एक ही होगा तो क्या होगा, लेस देन 100 होगा, 100 याद रखना है, ठीक है। अब काफी सारे रिसर्चर्स ने ऑनलाइन आप देखेंगे अलग अलग इसका भी बनता है, नॉट इक्वल टू भी बनता है, ठीक है इसी का, बट उस डिटेल में उस कॉम्प्लिकेशंस में आपको नहीं जाना है, आपको सिंपल सिंपल ये वाली चीजें याद रखनी है। अगर ऐसा कुछ आता है तो ये करना है। अगर ऐसा बोला जाता है कि IQ ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 100, आप बताओ ये क्या होगा। Greater than 100. ग्रेटर देन Not equal to हाँ वेरी गुड, ग्रेटर देन नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 100 होगा।
इक्वल टू आया तो नॉट इक्वल टू, इसी को अपोजिट करना है। ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, क्या इसका अपोजिट नॉट इक्वल टू होगा। और अगर ऐसा बोला हमने कि IQ ऑफ स्टूडेंट्स इज लेस देन 100, तो सॉरी H0, तो H क्या होगा? ग्रेटर देन। यहाँ पे ग्रेटर देन 100 होगा। ग्रेटर देन आया तो लेस देन आया तो ग्रेटर देन, और इक्वल टू आया तो नॉन इक्वल टू। बस इतना सिंपल सिंपल आपको याद रखना है, बाकी लोग काफी कंफ्यूज करेंगे आपको। ये सिंपल सिंपल हमें याद रख के चलना है, आगे चलना है। बाद में जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ती जाएगी तब आप बाकी सिनेरियोस और उन्होंने ऐसा क्यों किया है, वैसे तो ये सारे इसके भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनते हैं, ये और ये भी, बट इसके ऊपर इसको आपको प्रूव करना है। ये मोस्ट करेक्ट वे है ऐसा कैलकुलेट करना। ये वन टेल्ड टेस्ट बोलते हैं उसको, वन टेल्ड टेस्ट। अब ये आगे जाके आज या कल देख लेंगे हम, ये भी क्या होता है वन टेल्ड। ये भी वन टेल्ड है, सिर्फ लेफ्ट और राइट टेल्ड बोलते हैं हम इसको, और ये टू टेल्ड बोलते हैं उसको। अगर इक्वल टू आया तो हमें ये टेस्ट यूज करनी पड़ती है, टू टेल्ड टेस्ट, और बाकी इसमें वन टेल्ड टेस्ट यूज करनी पड़ती है। ये भी हम देखेंगे कुछ देर बाद की कौन सी लेफ्ट है कौन सी राइट है, बट अभी के लिए इतना ही समझो, धीरे धीरे और डेप्थ में जाएंगे हम। वन टेल्ड, सिंगल टेल्ड, यहाँ पे टू टेल्ड बोलते हैं इसको। अगर ये प्रूव करना है तो ये वाली टेस्ट यूज करनी पड़ती है। टू टेल्ड का मतलब क्या, यहाँ पे अगर आपकी पी वैल्यू इसके और इसके बाहर दोनों टेल में, यहाँ भी और यहाँ भी, अगर इसके बाहर का नंबर आ गया, ये इस वाले रीजन का इस वाले रीजन का अगर आ गया, तो आप बोलते हो कि ये प्रूव करते हो आप, एक्चुअली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज करेक्ट बोलते हो, वी एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ऐसा बोलते हो। और यहाँ पे सिर्फ एक राइट टेल्ड में इतना ही होता है, और लेफ्ट टेल्ड में ये वाला सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल, ये जो अल्फा लेवल है, हम धीरे धीरे आएंगे उसके उसके ऊपर, बट ये वाला चेंज है। ये टू टेल्ड इसलिए बोला जाता है कि इस कर्व में अगर पी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ से यहाँ लाई करती है तो ये सिग्निफिकेंट है। ये चेंज सिग्निफिकेंट माना जाता है। यहाँ से यहाँ नंबर आ गया या फिर यहाँ से इस रेंज में नंबर आ गया तो ये सिग्निफिकेंट है टेस्ट, और इस उस वजह से हम HA अप्रूव करते हैं या फिर प्रूव करते हैं उसको, इस रीजन में फॉल करता है तो पी वैल्यू हम देखेंगे आगे जाके वो भी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि आपने वो करेक्टली गेस किया है। ग्रेटर देन है तो अल्टरनेटिव में लेस देन आएगा, इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू आएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन आएगा। बाकी आप कैलकुलेट तो ये भी कर सकते हो, इस यहाँ पे ये टू टेस्ट के लिए भी इसको कंसिडर कर सकते हो, इसको भी कंसिडर कर सकते हो, अलग अलग तीनों को भी कंसिडर कर सकते हो, एक दो तीन को भी, बट उसके अलग अलग कैलकुलेशंस होंगे और वो एक्सपेरिमेंट काफी हेवी हो जाएगा। इसलिए ये मोस्ट एक्यूरेट वे हम टेस्ट करते हैं इसके लिए, ये वाला। यहाँ पे थंब रूल्स ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने शुरुआत से भी देखा होगा डेटा साइंस में कि मोस्ट लॉजिकल आपको चीजें बतानी पड़ती है यूजर्स को। थंब रूल और यही करेक्ट है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको मोस्ट करेक्ट मोस्ट लॉजिकल होना है। जो भी आप लॉजिक दोगे बिजनेस यूजर्स को कि उनको वो उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए वो लॉजिक, ठीक है। किसी बेसिस के ऊपर आप ये कंक्लूड कर रहे हैं, राइट। आपका मॉडल कैसे जवाब दे रहा है वो आप उनको बता रहे हैं, और फिर मॉडल को फाइनलाइज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये सब रूल बेस्ड नहीं है, पहले था सब कुछ, और रूल बेस्ड इसमें मुश्किल भी है डेटा साइंस में, AI में, या फिर डिसीजन मेकिंग में।
हर बार रूल्स नहीं हो सकते, बन नहीं सकते कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए। ये mx+c हर जगह हम यूज नहीं कर सकते। मल्टीपल डेटा है तो डेटा इस फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला एक ही तो है, बाकी अगर बनाने हैं तो हम डेटा के ऊपर ही बना सकते हैं। डेटा है तो ये इस टाइप इक्वेशन को बना पाएंगे हम। बोलिए। null hypothesis जो भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं उसका, तो इट शुड नॉट बी ऑलवेज नेगेटिव से, लाइक जैसे कि अभी किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग रॉन्ग प्रूव करते हैं, तो वो पॉजिटिव मैनर में भी हो सकता है। नहीं, फिर से पूछिए आपका क्वेश्चन। जैसे कि null hypothesis में हम लोग assumptions लिखते हैं, राइट? नल हाइपोथेसिस में हम लोग जो assumptions लिखते हैं, आवाज आ रही है मेरे को? हाँ, थोड़ी सी इको हो के मतलब हो रही है मुझे, इको हो रही है। एक सेकंड। हेलो। हेलो, बोलिए। अभी आ रही? हाँ, बेटर। हाँ, जो मैं ये पूछ रहा था कि नल हाइपोथेसिस में हम लोग जो रॉन्ग प्रूव करते हैं, राइट, एक assumptions को रॉन्ग प्रूव करते हैं, जैसे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेके, सो इट शुड नॉट बी लाइक नल हाइपोथेसिस ऑलवेज शुड नॉट बी अ रॉन्ग मैनर, लाइक नेगेटिव मैनर, राइट? निगेटिव मैनर और पॉजिटिव, ये यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये है कि नल हाइपोथेसिस बोलता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ वैल्यूज, और देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ वैल्यूज। एग्जैक्टली। तो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस ऐसे इंटरप्रेट नहीं करते। कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है तो हम बोलते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अब ट्रू हो गया। और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिजेक्ट के लैंग्वेज में भी हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि वी कैन नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, वी कैन नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। हम ऐसा नहीं बोलते कि वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, आगे जाके और क्लियर होगा, काफी सारे एग्जांपल्स आएंगे, अभी तो एक दो ही दिए मैंने। तो 4-5 अगले 4-5 दिन में थोड़े थोड़े करके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। श्योर सर। एग्जैक्टली होता है। हाँ, चलो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नोटबुक में ही है, आप बाद में उसको रेफर कर सकते हो। फ्लिपिंग कॉइन वाला, अभी यहाँ पे फ्लिपिंग कॉइन है। तो एक इमेजिन करो कि आप और आपका कोई दोस्त फ्रेंड कॉइन फ्लिप कर रहे हैं, और अगर हेड आया, यहाँ पे मैं मेरा ही नाम लिख देता हूँ, राजेश। अगर हेड आया तो मुझे $5 मिलेंगे, हेड आया तो। और टेल आया तो मेरे दोस्त को मिलेंगे $5 मिलेंगे उसको। अब देखो, पहले 2 बार कॉइन टॉस किया, 2 बार, 2 टाइम्स कॉइन हमने टॉस किया, और वहां पे टेल आ गया। तो मेरे दोस्त ने कितना डॉलर जीता? उसने जीता $10। $10 उसने उसने जीत लिया। तो मैं शॉक हो गया कि अरे ये कॉइन रिग तो नहीं है। रिग्ड मतलब कुछ छेड़छाड़ तो की नहीं है उसने कॉइन में। तो यहाँ पे अब ये देखो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन लैंडिंग ऑन टेल 2 टाइम्स इन अ रो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 टाइम्स इन अ रो, 2 बार हमने टॉस किया है,
तो पहली बार टॉस किया तो कितनी आती है? 50% आती है, मल्टीप्लाई बाय 50%, 0.5 by 0.5. मतलब क्या? 1 by 1 by 2 into 1 by 2. 1 by 4. 1/4, मतलब क्या? 25% है। अब 25% प्रोबेबिलिटी है कि 2 बार मैंने कॉइन टॉस किया और 2 ही बार टेल आ गया, 2 बार भी टेल आ गया। 2 बार भी टेल आने के अगर कॉन्सिक्वेंट ये अगर मान के चलो कि ये कॉइन रिग्ड है कि नहीं है, ये टेस्ट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे? 2 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी कॉन्जिक्यूटिवली, ये हम चेक करेंगे, वो आ रही है 25%, 25%। अब ऐसे ही हर बार अगर टेल आता जाएगा, यहाँ पे भी टेल आया है, राइट, और एक एक्सपेरिमेंट कर दिया और एक टेल आ गया, और एक कर दिया और एक टेल आ गया, और एक कर दिया और एक टेल आ गया, और एक कर दिया और भी टेल आ गया, और एक कर दिया और टेल आ गया, और एक कर दिया और एक टेल आ गया। तो यहाँ पे कितना हुआ? फिर यहाँ पे 50% मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय 50%, कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका कितना होगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब इसका कितना आएगा? तो हमने कैलकुलेट किया 1.56%। 1.56% चांसेस है कि 6 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट में, सारे अटेम्प्ट में टेल ही आ जाए। उसके कितने चांसेस है? बट हमें क्या प्रूव करना है? कॉइन इज रिग्ड और नॉट। कॉइन इज रिग्ड, मतलब उसने उसके साथ छेड़खानी की है, रिग्ड और नॉट रिग्ड। अब उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 2 ही बार टेल आ गया तो हम समझ सकते हैं, हम लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि ठीक है, ये तो हो सकता है, राइट। हम यहीं पे ये नहीं कह सकते, कंक्लूड नहीं कर सकते कि रिग्ड है कि नहीं रिग्ड। हम कुछ मोर एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करेंगे, कुछ और भी, और ज्यादा हमें फ्लिपिंग करनी पड़ेगी, कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। अब इन्होंने बोला है कि व्हाट इफ द कॉइन लैंडेड ऑन 6 टाइम्स इन अ रो। 6 टाइम्स इन अ रो अगर हमें टेल ही मिलता है तो the probability of that occurring, the probability of occurring 6 tails in a row is 1.56, which is highly unlikely। मतलब ये तो थोड़ा सा अब मुझे डाउट आ रहा है कि ये सॉरी कॉइन रिग्ड है। अब यहाँ पे अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि कॉइन इज रिग्ड। यहाँ पे अब हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम अब कर रहे हैं कि कॉइन इज रिग्ड, और हमारा पहला असम्पशन क्या था? कॉइन इज नॉट रिग्ड। यही इसलिए तो हमने खेलना शुरू कर दिया था, कॉइन इज नॉट रिग्ड। ये हो गया आपका H0, ये हो गया H, ये कॉइन इज रिग्ड। अब यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स करते हैं हम, कि आप बोलोगे कि कितने तक जाना है, कितने एक्सपेरिमेंट करने चाहिए हमने, ये कितना कम होना चाहिए? 1.56 है, और एक आध एक्सपेरिमेंट करूं क्या मैं, या फिर 3 ही करने थे, 4 ही करने थे, कितने एक्सपेरिमेंट करने थे मुझे? ये कैसे डिसाइड करूं मैं कि कितनी बार कॉइन टॉस करने के बाद मैं ये कंक्लूड करूं कि ये कॉइन रिग्ड है? तो जितने नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा होते हैं उतना तो हमारे लिए अच्छा होता है, बट कितने तक? यहाँ तो कितने भी होने दो, बट ये वाला नंबर हमारे लिए मैटर करता है। यहाँ पे अलग अलग सैंपल्स के लिए अलग अलग टेस्ट भी होती है, जैसे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट है, 30 सैंपल्स के नीचे है तो
अगर 30 सैंपल्स के ऊपर है हमारे सैंपल्स तो उसके लिए जी टेस्ट होती है, वो अलग अलग टेस्ट बाकी हम बाद में देख लेंगे। अभी के लिए नॉर्मल अगर एग्जांपल, ये तो लेमन टर्म में एग्जांपल देख रहे हैं हम। तो अब ये मैं कंक्लूड कर सकता हूं क्या कि ये कॉइन रिग्ड है? आपको क्या लगता है? सिर्फ आप इंट्यूटिवली बताओ मुझे कि आप अगर होते और ये साइमल्टेनियसली आपको ये वैल्यूज मिलती, रिग्ड है। रिग्ड है, राइट? आप Yes. बोलते हैं ये कॉइन रिग्ड है। अब ये जो थ्रेशोल्ड पकड़ते हैं हम, एक्चुअली थ्रेशोल्ड किसके नीचे ये रिग्ड है? ये थ्रेशोल्ड, ये जनरली उसको बोलते हैं अल्फा लेवल, अल्फा लेवल, और वो होती है अपनी 5%। अगर ये 5% से भी कम आ रही है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो हम बोलेंगे तो कॉइन इज रिग्ड, मतलब ये चीज प्रूव करेंगे हम, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रूव करेंगे। That's why we would set a threshold, and it usually is a 5% to determine if the event occurred by chance or not. यहाँ पे पूरा जो क्या हो रहा है हिसाब, ये किसका हो रहा है कि द इवेंट एक ऑकर हुआ है, सारे टेल आ गए, ये इवेंट ऑकर हुआ, द इवेंट ऑकर्ड बाय चांस और नॉट, बाय चांस हुआ है या फिर नॉट। अब यहाँ पे तो बाय चांस तो दिख नहीं रहा है हमें, ये तो लग रहा है कि रिग्ड है कॉइन। तो लेमन टर्म्स में ये प्रूव करते हैं हम कि ये जो कोई भी एक इवेंट हुआ है वो इवेंट बाय चांस ऑकर हुआ है या फिर नहीं, उसके पीछे कुछ है, उसके पीछे वो कॉइन रिग्ड है, कुछ ऐसा बनाया है कि हर बार वो टेल ही पड़े उस पे। यही होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग लेमन टर्म्स में। ये जो हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। हम जब बार मेरा दोस्त जीता, तब मुझे एक्चुअली वो 25% प्रोबेबिलिटी आई थी कि 2 बार टेल पड़ने की प्रोबेबिलिटी कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स में कितनी आई थी, वो 25% आई थी। तो मुझे यहां तक डाउट नहीं था कि वो उसने कॉइन रिग्ड किया है। क्यों नहीं था? क्योंकि उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू 5% से ज्यादा थी। ये जो वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से 20% ज्यादा थी, काफी ज्यादा थी, इसलिए मुझे वो डाउट नहीं आया। बट अब यहाँ पे देखो, ये वैल्यू थ्रेशोल्ड से काफी कम है। ये जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ये 5% से काफी कम है। अब आप बोलोगे कि 5 ही क्यों लिया है? तो स्टैटिस्टिशियंस ने लिया है, वो हमारे मन से नहीं करते हम। उन्होंने ये अल्फा लेवल सेट किया है, अल्फा लेवल इक्वल टू 5%, मतलब 0.05। एक ये थ्रेशोल्ड है परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में तो हम नहीं कैलकुलेट करते, राइट? जब जवाब आता है तो इसमें आता है 0.05 से वो कम होनी चाहिए। यहाँ पे भी देखो, इसको डिवाइडेड बाय 100 से करो, ये 0.001 आ जाएगा इसका। अगर ये आता है तो इसके साथ कंपेयर करो, परसेंटेज में आता है तो परसेंटेज के साथ करो। 0.05, या इसको बोलते हैं हम अल्फा थ्रेशोल्ड लेवल। और अगर मेडिकल वगैरह कुछ डोमेन है तो इस अल्फा को 1% पे सेट किया जाता है। मतलब उनको तो काफी सिग्निफिकेंट चाहिए, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो काफी सिग्निफिकेंस चाहिए, तब जाके वो मेडिसिन वगैरह अप्रूव होती है। ऐसा नहीं कि रैंडम 10 पेशेंट सेलेक्ट किया और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और बोल दिया कि हाँ नहीं ये तो इफेक्टिव है ड्रग। तो मेडिकल टर्म्स में अल्फा की लेवल काफी कम वो लोग रखते हैं, तो कितनी होती है? जनरली 1% होती है। बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स में, अपने एक्सपेरिमेंट में, डेटा साइंस के एक्सपेरिमेंट में हम 0.05 रखते हैं। अगर कोई एक्सप्लिसिटली बताता है आपको कि नहीं हमें अल्फा लेवल इतनी रखनी है तो चेंज कर दो, नहीं तो फिर ये 2 स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, यही यूज करते हैं। 99% केस में 5% हम यूज करते हैं अल्फा को। फिर काफी कम एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे कि अगर आपको चांस मिलता है
हेल्थ केयर डोमेन में काम करने का और वहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर काम करने का, तो ही आप वो आपको बता देंगे कि 1% रखना है थ्रेशोल्ड। उसके बाद फिर आप यही यही तो चीज कैलकुलेट करनी है, सिंपल सिंपल। बट ये सैंपल्स के ऊपर वगैरह काफी डिपेंड करता है कि कौन सी आप टेस्ट यूज करते हो। अलग अलग इसमें भी टेस्ट आती है, जी टेस्ट आपको बोला है मैंने, काय स्क्वायर आती है, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन टी टेस्ट आती है। अलग अलग सैंपल्स के लिए अलग अलग जो भी आपको उन्होंने दिया है इनपुट्स, उसके बेसिस के ऊपर आप वो टेस्ट यूज करते हो। अब टर्मिनोलॉजी एक बार देख लेते हैं, टर्मिनोलॉजी कौन कौन से हमने यूज की यहाँ से। यहाँ पे एक तो यूज किया हमने नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है? इट स्टेट्स दैट सैंपल ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स प्योरली फ्रॉम चांस। ये क्या बोलता है? सैंपल ऑब्जर्वेशंस रिजल्ट प्योरली फ्रॉम चांस। जैसे कि ये 2 बटन का एग्जांपल दिया था हमने, यहाँ से यहाँ तक हमने वो शिफ्ट कर दिया और फिर देखा CTR 50 बड़ा है, यहाँ से 55 था। तो ये जो हुआ है वो प्योरली बाय चांस हुआ है कि ये सही में बटन चेंज करने की वजह से हुआ है? तो हम नल हाइपोथेसिस में बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये प्योरली बाय चांस हुआ है, फ्रॉम चांस हुआ है, मतलब वो लकीली हुआ है, राइट? ये इस फीचर का लेना देना नहीं है, ये जो फीचर हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है उसका लेना देना नहीं है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या प्रूव करेंगे हम? हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे कि सैंपल ऑब्जर्वेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सम नॉन रैंडम कॉज। आर influenced by some non-random cause। नॉन रैंडम कॉज मतलब जैसे कि कॉइन रिग्ड है, तो ये बाय चांस नहीं हुआ है, कुछ तो यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। ऐसी चीज है जो कि अफेक्ट कर रही है, वो बाय चांस है, बाय चांस नहीं मिल रही वैल्यू हमें। फिर तीसरी हमने देखी पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी, राइट? उसको कंपेयर किया हमने पी वैल्यू के साथ, थ्रेशोल्ड पी वैल्यू के साथ। 2 पी वैल्यू होती है, एक तो हम आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी, राइट, जो कि 25% मिली थी या फिर 1.56% मिली थी, उसको आप पी वैल्यू के साथ कंपेयर करते हो। उस प्रोबेबिलिटी को, इसको पी वैल्यू नहीं बोलेंगे, इसको प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। इस प्रोबेबिलिटी को हम पी वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये पी वैल्यू क्या बनी? फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व रिजल्ट्स ऑफ अ टेस्ट assuming that null hypothesis is correct। अब मैं ये बताता हूं आपको फिर से, the probability of obtaining the observed results of a test assuming that the null hypothesis is correct। ये पी वैल्यू कभी कभी दोनों को भी बोला जाता है, पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स ऑफ अ टेस्ट assuming that the null hypothesis is correct। अज्यूम हम करते हैं कि नल हाइपोथेसिस करेक्ट है और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं और एक पी वैल्यू आती है, ये वाली पी वैल्यू आती है।
तो आप ये बताओ मुझे कि पी वैल्यू सबसे मतलब अगर कम है तो नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रूव करेंगे हम, या फिर ज्यादा है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रूव करेंगे हम। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रूव करने के लिए पी वैल्यू कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बाकी लोग? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमें प्रूव करना है, मतलब वो करेक्ट, हमें ऐसा बोलना है कि ये करेक्ट है, तो हमें ये वैल्यू ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ये जो कोई भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू आती है, कम चाहिए। बाकी लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे? अजय? सर मुझे पी वैल्यू क्लियर नहीं हो, मेरा नेट फ्लक्चुएट हो गया था। ठीक है, हाँ मुझे भी पी वैल्यू क्लियर नहीं हुई। तो ये वैल्यू पी वैल्यू है ना, राइट? बट ये 5 से कम होना चाहिए, आपने ऐसा बोला था। हाँ, तो ये कौन सा है फिर? 5% से। ये वाला है। 0.5 से हाँ। होना चाहिए, मतलब यही तो बोल रहे हैं हम, कम होना चाहिए, राइट? वो परसेंटेज की वजह से वो ये तो परसेंटेज में देखो, परसेंटेज में तो ठीक है, 0.5% से नीचे अगर है पी वैल्यू तो हम बोलते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट है, राइट? तो अब मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि पी वैल्यू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए पी वैल्यू कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? तो उसका आंसर है कम से कम कम होनी चाहिए। कम से कम, ये वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, तब ये थ्रेशोल्ड से कम होगी। थ्रेशोल्ड पी वैल्यू से ये पी वैल्यू कम होगी, थ्रेशोल्ड पी वैल्यू से। अब आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिजल्ट जो भी आता है वो उसको भी पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू बोलते हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो भी आती है आपकी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद, इट शुड बी लेस देन द थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ये तो फिक्स होती है थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ये तो प्रोबेबिलिटी है, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। नॉर्मल पी वैल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी है, बस उसका नाम उन्होंने पी वैल्यू किया है, पी वैल्यू। और ये थ्रेशोल्ड पी वैल्यू, दोनों सेम ही है, मतलब दोनों सेम, मतलब पी वैल्यू ही है दोनों, बस ये फिक्स होती है 5% से, या फिर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो 0.05 एब्सोल्यूट। और यहाँ पे जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसकी अगर पी वैल्यू लेट्स सपोज 1.56% आई है परसेंट में, तो आप बोलोगे कि हाँ इट इज लेस देन 5% दिस थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो आप ये बोलोगे कि हाँ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट। इस केस में आप बोलोगे कि वी एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वी एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये चाहिए। अब क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ क्लियर है। अब थ्रेशोल्ड वैल्यू को काफी सारे लोग अल्फा वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होता है तो थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी वैल्यू की जगह पे अब यहाँ पे रिप्लेस कर दो अल्फा वैल्यू से। तो अल्फा क्या है, ये क्या है? थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होती है? ये होती है आपकी सिग्निफिकेंस लेवल। अब इसको कंप्लीटली चेंज कर दो आप कंसेप्ट को, सिग्निफिकेंस लेवल। ये अल्फा को हम सिग्निफिकेंस लेवल भी बोलते हैं। इसको इसके साथ भी कंपेयर किया जाता है, कैसे किया जाता है बाद में हम देख लेंगे, बट ये थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी वैल्यू बोलो या फिर सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा बोलो, इसको अल्फा वैल्यू इक्वल्स टू 0.05 या फिर 5% सिग्निफिकेंस लेवल। दो नोटेशन तो पी वैल्यू के ही है, बट इनमें और भी हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं इसको अल्फा बोल के, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड पी वैल्यू है ये, इसलिए उसको अल्फा बोल दिया हमने। ये सिग्निफिकेंस लेवल है अब मेरी। इसके नीचे अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू आती है, पी वैल्यू आती है मेरी, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद जो भी मेरी पी वैल्यू आती है, तो इसको मैं सिग्निफिकेंस लेवल के साथ कंपेयर करूंगा।
अल्फा के साथ कंपेयर करूंगा, मतलब इसी के साथ, थ्रेशोल्ड पी वैल्यू के साथ ही। बट काफी लोगों को पी वैल्यू इसको भी कभी कभी बोला जाता है, इसको भी बोला जाता है, इसलिए मैंने सारे नोटेशंस आपको बता दिए। ये थ्रेशोल्ड है एक्चुअली, ये पी वैल्यू एक्सपेरिमेंट की नहीं है, ये तो हमने सेट की हुई है कहीं पे। उसके बाद ये जो वैल्यू आती है, ये पी वैल्यू जो आती है एक्सपेरिमेंट से, इसको हम थ्रेशोल्ड पी वैल्यू से या फिर सिग्निफिकेंस लेवल के साथ कंपेयर करते हैं। उसके बाद फिर इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट कि वी एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, या फिर हम बोलते हैं कि वी कांट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। मतलब क्या हुआ, मतलब सेम ही हुआ, वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, बस लिखते नहीं है हम वैसे, वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस ऐसे लिखते नहीं, हम इस लैंग्वेज में लिखते हैं, वी कांट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस और वी एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्योंकि यहाँ पे तो एक्सेप्ट करना पड़ता है, यहाँ पे एक्चुअली एक्सेप्ट करना ही नहीं होता है इसको, बस हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, फिर हम वैसे के वैसा ही छोड़ेंगे उसको, एक्सेप्ट तो करना ही नहीं है हमें वैसे भी, इसको सिर्फ हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। एज अ डेटा साइंटिस्ट वी ऑलवेज ट्राई टू प्रूव दी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बट अगर ये प्रूव हो गया तो हम बोलेंगे कि ठीक है, वी कांट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और उसके बाद ये बोलेंगे कि नहीं, यहाँ से यहाँ आपने बटन लगाया, चेंज किया उसका लोकेशन, बट दिस डज नॉट दिस डज नॉट लीड टू इंक्रीज सीटीआर, बस इतना ही बोलेंगे और एक्सपेरिमेंट वहीं पे खत्म हो जाएगा हमारा। अजम्पशन चेक कर दिया हमने। ये अब सारे जो भी टर्मिनोलॉजीज है वो सारे क्लियर है? नहीं, एक क्वेश्चन था, वी कांट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस के जगह पे वी कांट रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस तो हमने डिस्प्रूव कर रहे हैं ना, हमें अल्टरनेटिव प्रूव किया ना। ये तो अपोजिट होना चाहिए, तो वी एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये तो मान के चलो कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने एक्सेप्ट किया, अब यहाँ पे कर लिया। हाँ, अब यहाँ पे ये एक्सेप्ट करना है हमें, तो उसका अल्टरनेटिव लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे आप? ये तो एक्सेप्ट कर दिया, राइट। दूसरा एक है कि ये एक तो ये एक्सेप्ट करेंगे या फिर ये एक्सेप्ट करेंगे, दोनों एक बार कैसे एक्सेप्ट करेंगे आप? तो ये एक्सेप्ट करना मतलब कांट रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट। तो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, वी एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एक तो ये प्रूव होगा, नहीं तो ये प्रूव होगा। वी कांट एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस कैसे होगा? ये दो कंडीशंस है और है, ये एंड नहीं है, दोनों में से एक प्रूव करना है। दोनों में से एक प्रूव होगी कोई भी, इन दोनों में से एक। तो आप एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एक तो आप बोलोगे कि कॉइन रिग्ड है, कॉइन इज रिग्ड, कॉइन इज रिग्ड। अब पहले तो मान के चला था हमने कि कॉइन इज नॉट रिग्ड, कॉइन इज नॉट रिग्ड, और हमने बाद में प्रूव क्या किया कि कॉइन इज रिग्ड, मतलब क्या? वी एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये इतना पता है। बट पहला जो एक्सपेरिमेंट था, कि पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान ही हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंडक्ट की। अब एक्सपेरिमेंट में इतने सारे एग्जांपल्स लिए ही नहीं हमने, सिर्फ 2 के बेसिस पे हम ट्राई कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इस सिनेरियो में देखते हैं हम, यहाँ तक कंडक्ट एक्सपेरिमेंट आया भी नहीं, यहीं पे मुझे डाउट आया, तो यहीं पे मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंडक्ट करने का ठान लिया, ठीक है। उस केस में आता है ये 25%, हमारी पी वैल्यू आती है 25%। हम उसको अल्फा लेवल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अल्फा लेवल के साथ उसको अब कंपेयर कर रहे हैं, या फिर थ्रेशोल्ड पी वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हो, या फिर अल्फा लेवल के साथ कंपेयर कर रहे हो इस पी वैल्यू को। अब इस पी वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, अब थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो मैं अब क्या बोल रहा हूं? वी कांट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मतलब कॉइन इज नॉट रिग्ड। यस सर, नल हाइपोथेसिस। अब आप समझ में आ गया? यस यस सर।
मतलब आइदर और है वो, आइदर यू कैन एक्सेप्ट एन और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और यू कैन नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हाँ, इन दोनों में तो एक कंडीशन प्रूव होगी, इन दोनों में दो एक साथ नहीं प्रूव होगी, हो भी नहीं सकती, कैसे होगी? सर एक क्वेश्चन है, बोलिए। जैसे कि आपने बताया कि जो अल्फा वैल्यू है वो 0.5 से कम होनी चाहिए, मैं सॉरी 5% जो हाँ थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 5% है, और पी वैल्यू है जो अल्फा वैल्यू से कम होना चाहिए। हाँ, तो हम लोगों को सैंपल उसी हिसाब से पिक करने पड़ेंगे कि जब तक वो पी वैल्यू कम नहीं आती वैसे, जैसे कि अभी मान लें कि 100 सैंपल हम पिक नहीं करते, सैंपल्स ऑलरेडी होते हैं हमारे पास। तो जितने सैंपल्स होते हैं कि उसके हिसाब से हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। मान के चलो कि मेरे पास अब 30 सैंपल्स है या फिर 40 सैंपल्स है। अब 40 सैंपल्स है तो मैं क्या करता हूँ कि जी नॉर्मल जी टेस्ट यूज करता हूँ। अगर 40 से कम है, लेस देन 40 है, तो शायद मैं टी टेस्ट यूज करूंगा। उसमें भी काफी सारे टेस्ट होते हैं, 1 टेल 2 टेल टेस्ट, राइट लेफ्ट टेल राइट टेल टेस्ट। अब ये सैंपल्स के ऊपर डिसाइड करता है, और सैंपल्स हम नहीं लेते, ऑलरेडी होते हैं। so depends upon sample we ज्यादा मतलब हम से लोग ज्यादा सैंपल्स लेते हैं हम। डिसाइड अगर आपको टाइम है और ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स ले सकते हैं हम, तो जनरली हम ये टेस्ट यूज करते हैं, जी टेस्ट, मोर देन 30 वाली। ये टेस्ट ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है हमें। अगर कम है तो फिर अलग अलग टेस्ट है वो यूज करते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन का अगर वेरिएंस निकालना है तो हम डिवाइडेड बाय n करते हैं, राइट। बट सैंपल का अगर करना है तो सैंपल का स्टैंडर्ड वन का तो 1 n माइनस 1। अनवर्स तो ये बायसनेस क्रिएट करता है। ये बायसनेस हटाने के लिए हम ये बेसल्स करेक्शन, राइट। तो ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा ट्विक करके ये फॉर्मूलाज बनाए गए उन्होंने। अगर मेरे पास 40 से कम सैंपल्स है तो अलग फॉर्मूला है, अलग टेस्ट है उसके लिए। ज्यादा 30 से ज्यादा है तो अलग टेस्ट है, 30 से कम है तो अलग टेस्ट है। अलग अलग 1 टेल 2 टेल वो भी अलग अलग है सारे, वो धीरे धीरे देखेंगे हम। बट आपका ये क्वेश्चन था कि सैंपल्स कैसे पिक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पिक करेंगे आप, ताकि आप एग्जैक्ट नतीजे के ऊपर आ सकते हो। शायद बहुत कम सैंपल्स अगर लेते हैं हम तो कंक्लूड नहीं कर पाएंगे ऐसा, जो कि हमें इंट्यूटिवली भी लगता है। अगर 2 ही बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद 2 बार टेल आ गया तो हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते। वो कॉन्फिडेंस लेवल बोलता है। कॉन्फिडेंस ये जो होता है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है। ये जो मैंने बोला पहले भी, अब ये वाला ये कॉन्फिडेंस लेवल है। जैसे कि डायस्कॉन के हिसाब से भी अब अभी हम लोग देखेंगे ना, तो 4 सैंपल भी लेंगे ना और फिर भी उसमें भी टेल आएगा 4 बार, तो फिर भी वो सिग्निफिकेंट वैल्यू से कम आता है, मतलब सॉरी ज्यादा आता है, 6% आता है, 6% समथिंग आता है। सो वहाँ पे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा कि मतलब 4 सैंपल लेने के बाद भी वैल्यू ज्यादा आ रहा है, तो फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि ये नहीं है करके, बायस नहीं है करके। तो इसके लिए मैंने पूछा था कि मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक लेना है या सैंपल नहीं, एक्चुअली वो होता है, ऑलरेडी होता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा सैंपल कलेक्ट करने पड़ते हैं। ये दो केसेस होते हैं। एक तो आप कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी आपको आप जितने चाहिए उतने सैंपल्स, लगभग हम 30 से ज्यादा सैंपल्स लेते हैं, तभी आप कंक्लूड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जब आपका एक्सपेरिमेंट प्रूव होगा तब तक सैंपल्स लेके तब तक सैंपल्स लेने हैं हमें। वो वाला क्राइटेरिया कभी नहीं यूज करते हम, ठीक है। हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम प्रूव ही करना है, इसके लिए सैंपल्स धीरे नहीं बढ़ाते हम। एक्चुअली सैंपल्स का साइज 30 से हमेशा ज्यादा ही रखते हैं। अब डिसाइड करते हैं, अब बोलो, ठीक है। इस टाइप 30 के बाद ही। अब ऐसा नहीं कि दो पहले कर दिया, फिर 6 कर दिया, फिर 8 कर दिया, उसके बावजूद भी 5 के नीचे नहीं आ रहा है कुछ वैल्यू, पी वैल्यू थ्रेशोल्ड लिमिट से नहीं कम आ रही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रूव करना है। इस टाइप काम नहीं होता। हमें करना है प्रूव अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, बट एक ही बार में हम 30 सैंपल्स लेते हैं और उसी के बाद कंक्लूड करते हैं, उससे पहले तो करते ही नहीं।
और गलती से अगर नहीं भी है हमारी कंपनी में इतने ज्यादा सैंपल्स अगर नहीं है, तो उसके लिए भी अलग अलग टेस्ट आती है जो कि इस सिनेरियो को हैंडल करती है, इस टाइप सिनेरियोस को। थोड़ी सी और सर ये डेटा के ऊपर डिपेंड करता है सैंपल पिक करना, हाँ लाइक जितना मिलियंस में अगर डेटा है तो फिर उसके हिसाब से उसके रेशो में सैंपल पिक करते हैं हम लोग। हाँ, ज्यादा से ज्यादा। अब हाँ, अब exactly. सैंपल कैसे पिक करने हैं, तो ये एक रूल ये है यहाँ पे, तो ऐसा बोला जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में तो कम से कम 30 से ज्यादा ही होने चाहिए। अब मिलियंस मिलियंस बिलियंस में रिकॉर्ड है आपके पास, तो आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करो और ज्यादा से ज्यादा ले लो, यहाँ से अलग अलग सैंपल्स स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कर दो, या फिर जो करनी है सैम्पलिंग आप कर दो। लगभग हम बूटस्ट्रैप करते हैं सैम्पलिंग यहाँ पे, बूटस्ट्रैप आगे जाके हम देखेंगे। बूटस्ट्रैप्ड मतलब कि अगर इस बोरी में 4 सैंपल है और यहाँ से 2 बोरी क्रिएट करनी है मुझे, तो मैं पहले ये सैंपल्स लूंगा, 1 2, हो सकता है कि फिर बाद में मैं ये 2 सैंपल्स लूँ, 1 2। तो ऐसा जरूरी है नहीं कि मुझे अलग अलग सैंपल्स पिक करने हैं, मैं फिर से रखूंगा बाद इसमें, इस बोरी में ये सैंपल्स लेने के बाद यहाँ पे फिर भी है वो 2 सैंपल्स, और अब ये सैंपल्स मैंने पिक किया, इसको बूटस्ट्रैप सैंपलिंग बाद में हम देख लेंगे वो भी। बट अभी के लिए इतने सैंपल्स पिक करो कि वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। द डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत कम है तो वो शायद नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तो ये थंब रूल ये है कि आप क्या करो, इतना डेटा उठाओ कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आना चाहिए। ठीक है, आप क्लियर है? यस सर, यस सर। चलिए, हमने अल्फा लेवल देख लिया। अल्फा लेवल क्या बोलती है यहाँ पे? The null hypothesis in our example is that the coin is fair coin and that observations are purely from chance. ये null hypothesis है। Alternative hypothesis क्या बना? Alternative hypothesis would then be that the coin is not fair and thus observations did not happen by chance. The p-value in the scenario of flipping tails 2 times in a row is 25% and 6 times in a row is 1.56%. The alpha or level of significance would be 5%. अब यहाँ पे हमने रिजेक्ट और नॉट रिजेक्ट भी देख लिया था। इफ p वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, डू नॉट रिजेक्ट द नल। मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट द नल, डू नॉट रिजेक्ट द नल। बस शब्दों का खेल है यहाँ पे, बाकी तो कुछ नहीं। वैसे भी दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है, सिमिलर होता है, सेम नहीं होता एक्चुअली। हम रिजेक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे का वैसे ही रख रहा हूँ उसको, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। In the case of flipping tails 2 times in a row, we would not reject the null hypothesis since 25% is less than 5%. However, in the case of flipping tails 6 times in a row, we would reject the null since 1.56% is less than 5%. We reject the null hypothesis. फिर we accept the alternative hypothesis. यहाँ पे तो कोई भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, बट यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में नहीं बोल सकते हो। आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि वी वुड नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ऐसा नहीं बोलेंगे। बट आपको अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में यही सेंटेंस यूज करना है तो आप दोनों भी यूज कर सकते हो। एक तो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस भी बोल सकते हो, या फिर वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ये भी बोल सकते हो।
अब सिग्निफिकेंस टेस्टिंग का आपको यूटिलिटी पता चल गई है. सो नाउ you have understand the use of hypothesis testing through the coin toss example. Know the relevant terminology and know the main rule to determine whether to reject null or not. ये फिर से आया है. It's used to determine how likely or unlikely hypothesis is for a given sample of data. The last part of statement for a given sample of data is key because more often than not, you will not be able to get infinite amount of data or data that represents the entire population. For a given sample data, the key is because of more often than not, you will not able to get infinite number of data or data that represents the entire population. That's why we take samples. और फिर उसके बाद हम जनरलाइज करते हैं जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है. तो यहाँ पे कुछ टेस्ट्स है, सॉरी यहाँ पे कुछ स्टेप्स है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कि एग्जैक्टली हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम कैसे कैरी आउट करते हैं. कोई भी एक एग्जांपल हमें कोई देता है कि आप हाइपोथेसिस टेस्ट करो इस एग्जांपल पे, तो कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हमें याद ही रखने हैं. कभी कभी ये स्टेप्स फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग पूछा जाता है इंटरव्यू में. अब इंटरव्यू का एक सवाल मैं आपको पूछता हूं, मुझे ही पूछा गया था. तो सवाल ये था कि मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, ठीक है. डेटा फ्रेम में काफी सारे वेरिएबल्स है, डेटा फ्रेम में. चलो कि 10 वेरिएबल्स है. अब 10 वेरिएबल्स में से 6 वेरिएबल की पी वैल्यू बहुत ज्यादा है और 4 वेरिएबल्स की पी वैल्यू काफी कम है. तो मैं कौन से वेरिएबल्स यूज करूंगा मेरे मशीन लर्निंग में या फिर मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए? सपोज मेरे पास कुछ वेरिएबल्स है, वेरिएबल ए बी सी डी ई एफ जी एच 1 2 3 4 5 6 7 8 आई जे 9 10 और इनकी पी वैल्यू ज्यादा है. यहां से आता है पी वैल्यू, इनकी ज्यादा है और इनकी काफी कम है पी वैल्यू. तो मुझे अब कौन एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे? जिनकी पी वैल्यू ज्यादा है. आप प्रूव क्या करनी चाहते हो उस पर डिपेंड है. प्रूव क्या करता है हम जनरली, मैंने क्या बोला? नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव. तो यहाँ पे क्यों डाउट है कि क्या प्रूव करना है, उसके ऊपर क्यों डिपेंड है? सॉरी पी वैल्यू जितनी वो कम है लेंगे. वही लेना चाहिए. रैंडम सैम्पलिंग में कलेक्ट कर सकते हैं. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे प्रूव करना है, राइट? तो एज अ डेटा साइंटिस्ट मैंने बोला आपको कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही प्रूव करना पड़ता है. तो कौन से वेरिएबल्स पिक करोगे आप? मतलब अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रूव करना है तो थ्रेशोल्ड 5% से कम होना चाहिए. हाँ, जिनकी कम है वही लेना चाहिए. तो फिर जिनकी कम है वही लेना चाहिए. हाँ, इतना कंफ्यूजन क्यों है फिर? यही लेना चाहिए कम पी वैल्यू की वेरिएबल्स. जो भी वेरिएबल्स मेरे पास, कॉलम्स मेरे पास एक्सेल शीट में जिनकी पी वैल्यू कम है, मैं वही कॉलम्स लूंगा.
क्योंकि मुझे ऑल टाइम मुझे तो यही प्रूव करना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो कम पी वैल्यू वाले वेरिएबल्स हम सेलेक्ट करेंगे। कम पी वैल्यू वाले, ज्यादा पी वैल्यू, ज्यादा और कम कैसे डिसाइड किया जाता है आपको पता है, वो थ्रेशोल्ड से। अगर कोई बोले कि ज्यादा या कम में मतलब कितना कम कितना ज्यादा, ये नहीं पूछना है इंटरव्यूअर को। आपको पता है कम का मतलब क्या होता है और ज्यादा का मतलब क्या होता है। थ्रेशोल्ड से कम, थ्रेशोल्ड से ज्यादा, मतलब अल्फा वैल्यू से कम, अल्फा वैल्यू से ज्यादा। अल्फा वैल्यू क्या है? 5% है। फिर एक्सप्लिक परसेंटेज में, अगर परसेंटेज में नहीं एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो 0.05 है वो, उससे कम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कभी कभी पी वैल्यू क्या होती है ये पूछते हैं लोग। तो अभी जो भी मैंने आपको दिखाया है, हमने डिस्कस किया है, उसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, राइट। एक तो ये भी बनेगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है। व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिर दूसरा आएगा, या फिर बोलेंगे ये भी टेस्टिंग के स्टेप्स, स्टेप्स स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग और ए बी टेस्टिंग। इसी का अल्टरनेटिव है ये ए बी टेस्टिंग। ए या बी, ए बी। और कुछ सिनेरियो बेस्ड, जैसे कि अभी मैंने एक सिनेरियो बेस्ड आपको बोला, क्वेश्चन पूछा। या फिर पी वैल्यू, व्हाट इज पी वैल्यू। इन लेमन टर्म में भी क्वेश्चंस तैयार होंगे आज के लेक्चर से। अब इसकी स्टेप्स क्या है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन ए बी टेस्टिंग और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब ये स्टेप्स कौन कौन सी है। पहले पहले क्या करना है, कोई भी एक सेंटेंस दिया है तो आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है ये बताना है उनको। What is null hypothesis and what is alternative hypothesis, we need to tell them. Then to iterate, null hypothesis typically states that everything is a normally was that nothing has changed. तो इतना ही आप अभी के लिए ये स्टेप्स याद रखो कि स्टेट योर नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दैट्स इट। मतलब नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है, टिपिकली स्टेट्स दैट एवरीथिंग इज एज नॉर्मल वाज दैट नथिंग हैड चेंज्ड। मतलब सब कुछ नॉर्मल ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, कहीं रिग्ड है ही नहीं, कहीं तो नॉर्मल ही है, ये बोलता है नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रूव करना पड़ता है हमें उसका अपोजिट। तो ये सेट करो पहले तो, जो भी दिया है एग्जाम्पल में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, उसके बाद इमीडिएटली आपको नल और हाइपोथेसिस लिखने पड़ेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेट योर सिग्निफिकेंस लेवल। अब क्या करो, एक सिग्निफिकेंस लेवल को सेट कर दो, वो 5% होती है। एंड हाउ सीवियर इट इज कमिटिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। अब टाइप 1 टाइप 2 एरर, ठीक है, आज टाइम मिला तो आज देखेंगे, नहीं तो अगले लेक्चर में देखेंगे। बट टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर मतलब फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव कितने हैं। हम वहां पे आ जाएंगे, डोंट वरी। अभी के लिए तो इतना ही याद रखो कि सेट योर सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा एंड
This is typically 5%, but can be set at other levels depending on the situation. But आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। आगे पीछे मतलब उतना भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10% तक कर सकते हो, बट ये जनरली अलाउ नहीं करते वो लोग। 5% के हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है। ये 5% या फिर मेडिकल डोमेन है तो 1%। फिर कलेक्ट सैंपल डेटा एंड कलेक्ट सैंपल स्टैटिस्टिक्स। अब क्या करो, सैम्पलिंग करो, डेटा लेके आओ, सैंपल्स लेके आओ, या फिर कलेक्ट सैंपल डेटा, एक सैंपल डेटा लेके आओ, एक ही लेके आओ, बहुत ज्यादा तो लेके आने की जरूरत नहीं है, एक लेके आओ। कलेक्ट सैंपल डेटा एंड कैलकुलेट सैंपल स्टैटिस्टिक्स। सैंपल स्टैटिस्टिक्स जेड वैल्यू, मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी लगता है इस अलग अलग फॉर्मूलाज में, वो कैलकुलेट करके लेके आओ उनको। फिर कैलकुलेट पी वैल्यू गिवन सैंपल स्टैटिस्टिक। अब सैंपल स्टैटिस्टिक एक बार मिल गया तो आप पी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, पी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वंस यू गेट सैंपल स्टैटिस्टिक यू कैन डिटरमाइन द पी वैल्यू थ्रू डिफरेंट मेथड्स। द मोस्ट कॉमन मेथड आर टी स्कोर एंड जी स्कोर फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे जो होता है इनके फॉर्मूलाज ऐसे है, यहाँ पे इतने सिंपल एग्जांपल्स नहीं होते हमारे पास कि फ्लिपिंग द कॉइन या फिर रोलिंग अ डाइस, ऐसे नहीं होते हैं। तो वहां पे तो प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको एक तो टी स्कोर मिलेगा या फिर जी स्कोर मिलेगा फाइनली। अब ये कोई तो एक स्कोर मिल गया है तो आप क्या करते हो, जी टेबल से या टी टेबल से, अलग अलग टेबल्स होते हैं आप, जैसे कि लॉग टेबल एक होता है, लॉग टेबल आपने यूज किया होगा, और क्या यूज किए थे हमने इंजीनियरिंग में, टेबल्स लेके जाते थे ना हम, स्टीम टेबल, अपना डेटा। हाँ, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ढूंढ के आप लाते हो। तो वैसे अगर जी स्कोर आ गया, मान के चलो एक कोई तो एक जी स्कोर आ गया हमारा। अब जी स्कोर आएगा भी कैसे, जेड, अब जेड का फॉर्मूला आपने यूज किया है, ठीक है, जी का फॉर्मूला एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एन। म्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, या फिर एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एन। म्यू मीन है, वो ये डेटा पॉइंट है, नंबर ऑफ सैंपल्स है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। अब ये कैलकुलेट जो होगा वो जेड होगा। अब जेड पी वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी, यहाँ पे आपका डेटा है आपके पास, डेटा से जी वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब जी वैल्यू को आप टेबल में देखोगे कि करस्पॉन्डिंग 1.6768 कुछ जी वैल्यू मिली है आपको, तो आप क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग 1.68 की करस्पॉन्डिंग पी वैल्यू, पी चार्ट एक होता है, पी वैल्यूज, ये जेड वैल्यूज के होते हैं। जेड वैल्यूज अलग अलग वैल्यूज होती है, 1.68 के लिए, 1.69 के लिए, 1.670 के लिए। अगर ये जेड वैल्यू आती है तो उसके करस्पॉन्डिंग पी वैल्यू वो लोग देते हैं आपको उस चार्ट में। कांस्टेंट होती होगी कुछ है? हाँ, कांस्टेंट होती है, सारी वैल्यूज कांस्टेंट होती है। इसके अब 1.68 के लिए एक ही वैल्यू होगी, राइट, यहाँ पे 1.69 के लिए एक ही वैल्यू होगी, 1.670 के लिए एक ही वैल्यू होगी। तो जी वैल्यू मिलती है पहले, तो आपके पास डेटा होता है, डेटा से ये 3 कैलकुलेट कर दिया, जी स्कोर निकाला, जी स्कोर जी टेबल में देखा। अब आपने जी टेबल को देखने के बाद यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पी स्कोर, उसकी पी वैल्यू दिखाई देती है हमें, बस ये वाली पिक करते हैं और उस वैल्यू को फिर थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, वो अल्फा लेवल के साथ, इस वैल्यू को, ना कि इस जेड वैल्यू को। जेड वैल्यू आपको पता है अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, काफी सारे एग्जांपल्स लेंगे हम, डोंट वरी, ताकि पूरा एक क्लियर ही होगा, क्लियर करके ही छोड़ूंगा मैं। और किसी को बहुत ही डिटेल में रिसर्च करना है उसके लिए भी आप अपने पास रिपोजिटरी है। सर इसका अलग से प्रोफाइल होता है इसमें हमारे में सभी? हाँ, पूरा अलग से ही प्रोफाइल होता है, करना है तो पीएचडी भी कर सकते हो इसी में आप। तो हमारे लिए उसका उतना काम का है नहीं, क्योंकि ये जो वैकेंसीज होती है काफी बड़ी कंपनियों में, अमेजोन वगैरह है, उन्हीं में होती है। अब मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, राइट, तो एक प्रोजेक्ट इंटरव्यू हुआ था, उसमें उनको हाइपोथेसिस इंजीनियर चाहिए था, हाइपोथेसिस टेस्ट करने वाला। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक पूरी रेपो ही बनाई थी। आपको मैंने, अगर आपको टाइम मिलता तो
वो रेपो भी एक बार चेक करो आप, नहीं मिला तो छोड़ो। बस ये 4 क्वेश्चन आज के लिए उतने याद रखो। रेपो ये भी टेस्टिंग करके लिखा है। ये भी टेस्टिंग, राइट। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सब कुछ कि which idea is worth testing, how to find right idea to test, how to find what is hypothesis, क्या होता है, hypothesis define कैसे करते हैं, H0 H1 with the introduction of tailored ads users are more likely to click on ads, therefore CTR will increase per user. टेलर एड्स मतलब, टेलर्ड एड्स का मतलब क्या होता है? Customized ads. हाँ, कस्टमाइज्ड Customized. will have no effect on user engagement with the ads and will not affect CTR. तो ये हो गया अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। डिफाइन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डिफाइनिंग आवर गार्डियन मैट्रिक्स, इनके एग्जाम्पल नोटबुक्स भी है हमारे पास। ये सारा मैंने प्रिपेयर किया था, एक कोर्स था, कुछ तो कोर्स था, यूजर आईडी, डेट एंड एक्टिविटी, उसमें उपाय किया, फिर कैलकुलेटिंग डेली एक्टिव यूजर्स कितने हैं, क्लिक थ्रू रेट कितना है, CTR उनका, ये मैंने ड्राइव के ऊपर मेरे डेटा और वो सब कुछ रखा भी है अगर किसी को चाहिए तो। नोटबुक 3, नोटबुक 2 और नोटबुक 3 में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हमने। डेटा यहाँ पर नहीं है ना शायद। डेटा डाउनलोड कर सकते हो, डेटा की लिंक्स दी है आपको मैंने। ओके हाँ, हाउ टू सेटअप AB टेस्ट, ये अलग अलग EMD मार्कडाउन फाइल्स भी मैंने बनाई है। वहाँ पे उन्होंने जो भी पढ़ाया था उन सब का स्क्रीनशॉट लेके मैंने रखा है यहाँ पे कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा तो नहीं है कि सीधा अमेजोन में और वो भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ही लगने वाले हैं। में अगर जाना है तो काफी डिटेल में जा सकते हैं हम। जितना हमें नॉर्मल एज अ डेटा साइंटिस्ट के लिए लगता है उतना हम सब कुछ कवर करेंगे, उससे भी ज्यादा करेंगे। और क्या बताना था मुझे? ठीक है, बट ये कम करने वाली कंपनी काफी कम होती है। जो रिटेल सेक्टर होते हैं उन्हीं के पास ज्यादा पैसा होता है सबसे ज्यादा, और कई बार सिर्फ उन जैसी कंपनीज ही करती है, जैसे गूगल हो गया या फिर अमेजोन हो गया, उस टाइप बस। बाकी कोई डेडिकेटेड इंजीनियर नहीं रखता इसके लिए। यहाँ पे देखो, ड्राइव की लिंक शेयर की है मैंने। आप यहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है। और डेटा साइंस 365 शायद, डेटा साइंस 365 यहाँ से मैंने किया था कोर्स। हाँ, ये वाला देखो, अगर करना है, किसी के पास टाइम है, जो फुल टाइम करते हैं लोग, ये कोर्स यूज सब्सक्राइब करो और कर लो। मुझे लगता है ये फ्री होगा शायद, उस वक्त तो फ्री था। ठीक है, देख लो, फ्री है तो कर लो, नहीं तो छोड़ो। इतना सिखा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये सारी स्टेप्स क्लियर है। यस सर। पहले तो हमें राइट नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करने हैं,
फिर सिग्निफिकेंस लेवल सेट करनी है, फिर सैंपल्स लेने हैं, सैंपल्स के ऊपर भी डिस्कशन हुआ हमारा। पी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब पी वैल्यू कैलकुलेट करना इतना सिंपल है नहीं काम। तो पी वैल्यू के लिए वो डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी टेस्ट यूज करूं मैं, जी टेस्ट करूं, टी टेस्ट करूं, वन टेल्ट करूं, टू टेल्ट करूं, राइट टेल्ट करूं, लेफ्ट टेल्ट करूं, उस उनमें अभी नहीं जाना है हमें, धीरे धीरे जाएंगे हम वहां तक। अभी के लिए पी वैल्यू को कैलकुलेट करो, ऐसा बोलना है आपको इंटरव्यूअर को। पी वैल्यू को कैलकुलेट करो, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कब कौन सा टेस्ट यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट द पी वैल्यू for the given sample statistics. We can use G-score test if we have more than 30 samples. Otherwise, we can use T-score या फिर T-distribution, T-student distribution test. इतना फिर बाद में डिटेल में भी बताना है आपको आगे जाके, बट अभी के लिए इतना याद रखो इस सेंटेंस में। ये सेंटेंस आपको ऐड करना है इसमें, 2-3 चीजें और भी मैं आगे जाके वो बता दूंगा आपको। फिर आता है रिजेक्ट और नॉट रिजेक्ट। कंपेयर करो उसके साथ पी वैल्यू, थ्रेशोल्ड के साथ अपनी पी वैल्यू को, उसके बाद डिसाइड करो कि रिजेक्ट करना है या नॉट रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को। ये कुछ स्टेप्स है। अभी एक्सपेरिमेंट एक्चुअली मुझे लेना है, बट हमें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है, आपका प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कल भी मिलेंगे। और कल हम ये देख लेंगे, क्योंकि कल तो सबको छुट्टी भी होगी। सर कल का हमारा एक्चुअल में कुछ अलग ही प्लान है बाहर जाने का, तो इसलिए कल का न रहे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, कल मुझे भी बाहर मैं कल और परसों के लिए बाहर जा रही हूँ, आउट ऑफ स्टेशन। अच्छा ठीक है, कल नहीं लेंगे हम, कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम कवर करेंगे। यस सर। हाँ, एक्चुअली मुझे क्या था कि आज ही कवर करना था। आज मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि 15 मिनट का ब्रेक दूंगा और आज काफी लंबा लेक्चर लूंगा। बट ये अचानक मेरी एमटेक की एग्जाम आ गई और सुबह 3 घंटे एग्जाम, 7:30 से 10:30 बजे। कैसा रहा सर? एग्जाम एकदम सिंपल थे। आज का तो काफी सिंपल पेपर था। मैं आपको क्वेश्चन शेयर करता हूँ कुछ। हाँ वो सही रहेगा, हम लोग भी सर। हाँ तो देख लेना, मैं वीडियोस भी शेयर कर सकता हूँ, सारे वीडियोस, बट उतने डिटेल में नहीं जाना है हमें। हमें जॉब ओरिएंटेड सीखना है और प्रैक्टिस करनी है उसकी। बट किसी को अगर लगता है कि जॉब ट्रांजिशन के बाद पढ़ो, मैं आपको वो भी वीडियोस शेयर कर दूंगा कि जब जॉब में जाते हो तब थोड़ा सा डिटेल में अगर पढ़ना है तो पढ़ो। सर उसका और बताना, जो मैं आपने बताया सर्टिफिकेशन भी करने पड़ेंगे, कौन सा जो आपने बताया था सर्टिफिकेशन, इसमें जरूरत पड़ती है। सर्टिफिकेशंस? ठीक है, आपको एक सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, उसका नाम डीप लर्निंग बट डीप लर्निंग की जगह पे, ठीक है, ये क्या करो आप अभी के लिए तो डीप लर्निंग का सब्सक्राइब करके रखो सारे लोग, ठीक है। ये 5 कोर्सेज है टोटल। यहाँ पे अगर देखा आपने, कोर्सेरा पे डीप लर्निंग के 5 कोर्सेज हैं। एनरोल फॉर फ्री मैंने किया, वो क्या बोलेगा एक्चुअली, एनरोल फॉर फ्री तो नहीं कर सकते शायद, मुझे लगता है। इंटरमीडिएट 3 to 10 फ्लेक्सिबल शेड्यूल अर्न, ठीक है, हम देखते हैं एक बार ये फ्री हुआ है क्या। मुझे नहीं लगता कि फ्री हुआ है कुछ। देखो यहाँ पे फ्री नहीं हुआ है, वो 2000 पर मंथ मांगता है फिर बाद में। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखते हैं लोग, पता नहीं। एनरोल फॉर फ्री या फिर स्ट्रेटजी, यही तो स्ट्रेटजी है सर। हाँ, अंदर आएंगे, अंदर आता है तो ये बताता है कि हमें 6000 लगेंगे। ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको ये कोर्स, एक फाइनेंशियल एड अवेलेबल जो है वो हम देख लेंगे उसका। मैं आपको एक अरे यार,
ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना है मुझे, ठीक है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। चलो उसको छोड़ देते हैं, बट वो कोर्स करना है आपको, मैं इंस्ट्रक्शंस भेज देता हूँ। और एक दूसरा है, ठीक है, AWS स्पेशलाइजेशन, AWS मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन, ये 2 कोर्सेस शायद कोर्सेरा के ऊपर ही है। कंपनी तरफ से भी है कि ना क्लास को? हाँ, कंपनी की तरफ से है तो इसको छोड़ो फिर। ये करना है आपको, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग ऑन AWS। ये कोर्सेज कैसे फ्री करवाने हैं हम देख लेंगे। बस ये 2। और क्योंकि अभी अभी 5 कोर्सेज है, ठीक है, पहले इसमें तो 5 को भी आपको एनरोल करना है। चलो मैं कुछ ऑफ रिकॉर्ड बोल ही देता हूँ, क्योंकि आज तो रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए किसी को। नहीं चाहिए सर। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।